हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बहुत दिनों के बाद दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर से हम आप सभी दोस्तों को स्वागत करते हैं। अब से कंटिन्यू वीडियो आप सभी दोस्तों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी क्लास हमारा बैक हुआ है, छूटा हुआ है, हम उसको जल्द से जल्द रिकवर कर वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इसलिए आप सभी दोस्त हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिए, जो भी दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए। ठीक है, तो आइए चलिए जानते हैं। आज फिर से पढ़ाई करने जा रहे हैं 71 बीपीएससी की। जैसे कि आप सब तो जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं 71 बीपीएससी का। आज है क्लास नंबर 26 का लेक्चर दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को बताते हैं हमें क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा क्लास समाप्त हो चुका है। आइए अब जानते हैं हमें क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हमने आप सभी दोस्तों को बताया था बेसिल नॉर्म्स दोस्तों। ठीक है, तो वहां पे हमने क्लियर नहीं किया था। आइए जानते हैं बेसिल नॉर्म्स क्या काम करती है, क्यों बनाया गया है बेसिल नॉर्म्स को, आइए जानते हैं। ठीक है, तो बैंक ज्यादा दिन तक स्टेबल रह सके इसलिए बनाया गया है। बैंक के पास तरलता बना रहे इसके लिए बनाया गया है दोस्तों। बैंक हमेशा लाभ में रहे इसके लिए बनाया गया है बेसिल नॉर्म्स दोस्तों। बैंक लॉन्ग टर्म तक, जी हाँ दोस्तों, बैंक लॉन्ग टर्म पर काम कर सके इसके लिए बेसिल नॉर्म्स को बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, बेसिल नॉर्म्स के ही तहत एक समिति बना, एक संस्था बना जिसका नाम है BIS, जिसका फुल फॉर्म होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि बना है कितना में 1930 में। ठीक है, 1930 में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने 1974 में एक BCBS नामक एक समिति बनाई। जी हाँ दोस्तों, BCBS नामक समिति ने 3 प्रकार का नॉर्म्स दिया है, जिसे कहते हैं बेसिल नॉर्म्स 1, बेसिल नॉर्म्स 2, बेसिल नॉर्म्स 3 दोस्तों। ठीक है, BIS को दोस्तों कहते हैं केंद्र बैंक का बैंक भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेसिल नॉर्म्स के जो अब BCBS के जो 3 मापदंड दिए गए हैं उसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिल नॉर्म्स 1 में बात किया जाए तो बेसिल नॉर्म्स 1 कब आया, तो 1988 में आया दोस्तों। ठीक है, इसमें CAR कैपिटल एक्यूडिवेसी रेशियो यानी कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 8% तक रखना था बैंक को अपने पास। कहने का मतलब है कि अपने कुल पूंजी का बैंक को 8% एनी टाइम रखना होता था दोस्तों। ठीक है, और यह दोस्तों क्रेडिट रिस्क पर आधारित है। क्रेडिट रिस्क किसे कहते हैं, क्रेडिट रिस्क उसे कहते हैं जो बैंक ने लोन दिया है और जहां जो लोन दिया है उसे डूबने की कितने % संभावना है, कितना % डूब सकता है, उसे कहते हैं रिस्क वेट एसिड दोस्तों। ठीक है, क्रेडिट रिस्क पर आधारित है, इसे आप समझ चुके हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत में इसे 1999 में लागू किया दोस्तों। ठीक है, यह था बेसिल नॉर्म्स 1। अब बात कर लेते हैं बेसिल नॉर्म्स 2। तो बेसिल नॉर्म्स 2 दोस्तों 2004 में आया और यह क्रेडिट रिस्क पर आधारित था, मार्केट रिस्क पर आधारित था, ऑपरेशनल रिस्क पर आधारित था दोस्तों। और भारत में बात की जाए तो भारत में दोस्तों 2004 में शुरू हुआ। वहीं बात करते हैं बेसिल नॉर्म्स 3 की। तो बेसिल नॉर्म 3 दोस्तों 2010 में आया, लेकिन सितंबर 2023 से लागू हो चुका है भारत में। आइए जानते हैं इसमें CAR यानी कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 11.5% रखना होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं बेसिल नॉर्म्स 3 के 5 इसमें पॉइंट बताया गया। सबसे पहला है दोस्तों कैपिटल कंजर्वेशन बफर दोस्तों। यह क्या होता है, जब बैंक का काम अच्छा चल रहा था उस समय बैंक कुछ पूंजी अपने पास रख लेती है जो कि रहता है 0 से 2.5% तक, और जब बैंक का मंदी अवस्था आ जाता है तब उस पैसे को खर्च कर देती है, तो इसे ही कहते हैं कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट यह होता है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर दोस्तों। यह क्या होता है आइए जानते हैं। इन्फ्लेशन के समय जब बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा दे देती है यानी कि ऋण दे देती है, और जब मंदी आता है तो बैंक के पास पैसा नहीं रहता है, तो इसी के लिए बनाया गया है काउंटर साइक्लिंग कैपिटल बफर दोस्तों। ठीक है, जब इन्फ्लेशन है उस समय बैंक कुछ पूंजी अपने पास रख ले, जब रिसेशन या मंदी आए उस समय उस पैसों को यूज करे, इसे ही कहते हैं काउंटर साइक्लिंग कैपिटल बफर सिस्टम दोस्तों। ठीक है, आइए जानते हैं अगला दोस्तों। तीसरा पॉइंट है लीवरेज रेशियो। लीवरेज रेशियो क्या होता है, तो लीवरेज रेशियो वह रेशियो होता है जो बैंक ने लोन लिया है
उसे चुकाने की बैंक की क्षमता क्या है, उसे ही कहते हैं लीवरेज रेशियो दोस्तों। ठीक है, चौथा है दोस्तों लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। यह क्या होता है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। ठीक है, यह वह होता है कि जो बैंक ने लोन लिया है उसको चुकाने के लिए बैंक के पास कितना कैश फ्लो है उसको दर्शाता है दोस्तों लिक्विडिटी कवरेज रेशियो दोस्तों। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको मान लीजिए कि इनफ्लो मान लीजिए 1 लाख रुपया आया, उसमें से 70,000 रुपया आउटफ्लो में चला गया, जो 30% है उसका 100% बैंक के पास 30 दिनों के लिए ही रखना होता है दोस्तों। ठीक है, 30 दिन तक बैंक सर्वाइव कर सके उसे ही कहते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो दोस्तों। ठीक है, इसी का है एक बड़ा रूप होता है जिसे कहते हैं 5वें नंबर पर नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो दोस्तों, जहां पर वहां पर 30 दिनों तक रखना होता है और यहाँ पर 1 साल के लिए रखना होता है दोस्तों। ठीक है, और यह LCR का बड़ा रूप होता है। बात किया जाए तरलता कवरेज रेशियो का फॉर्मूला LCR बराबर होता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड बराबर टोटल नेट कैश फ्लो दोस्तों। वहीं बात किया जाए नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल अवेलेबल स्टेबल फंड्स बटा टोटल रिक्वायर्ड स्टेबल फंड्स दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ा हुआ है बेसिल नॉर्म्स 3 में जो 11.5% आता है वह कहाँ से आता है दोस्तों। ठीक है, तो एक होता है दोस्तों कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल जो कि 5.5% है, वहां से आ गया। दूसरा है एडिशनल टियर 1 कैपिटल जो कि है 1.5% 1.5% हो गया। टियर 2 कैपिटल आपका हो गया 2.5% और कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो कि हमने आपको बता ही दिया है 2.5%। यहाँ से ये चारों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका 11.5% हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ा हुआ है बेसिल मापदंड के स्तंभ कितने होते हैं। ठीक है, इसमें बेसिल मापदंड के 2 स्तंभ बनाया गया है, एक है बेसिल 2 के लिए, एक है बेसिल 3 के लिए। बेसिल 2 के लिए दोस्तों पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3 प्रकार बनाया गया। तो पिलर 1 में दोस्तों शामिल है न्यूनतम पूंजी आवश्यकता दोस्तों। ठीक है, दूसरा में बनाया गया पिलर 2 में सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, तीसरा बनाया गया है बाजार अनुशासन। वहीं बात करें बेसिल नॉर्म्स 3 में जो आपका है इसके 3 ही स्तंभ है। यहाँ पर जो न्यूनतम पूंजी आवश्यकता है इसमें वृद्धि कर दिया गया है। जो 2 नंबर पिलर है उसमें सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में वृद्धि कर दिया गया है। जो पिलर 3 है बाजार अनुशासन में वृद्धि कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नोट में एक लिखाया गया है RBI ने भारत के अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान को बेसिल नॉर्म्स 3 के पूंजी ढांचा के लिए न्यूनतम 9% रखने को बोला है दोस्तों। ठीक है, लेकिन NHB नेशनल हाउसिंग बैंक ने इसे जुलाई 2024 से लागू किया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप सब दोस्तों को हमने बता दिया बेसिल नॉर्म्स 3 किस पर आधारित है, तो ये 5 पॉइंट पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और पढ़ाई हुआ है कि ऋण, जी हाँ दोस्तों, ऋण ब्याज दर है। कहने का मतलब है कि हम आप सब दोस्तों बैंक को लोन कैसे मिलता है या हमारे ग्राहक को किस रेट पर किस ब्याज दर पर पैसा मिलता है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। ठीक है, तो RBI 2 प्रकार का होता है, जो होता है लैंडिंग इंटरेस्ट रेट, एक होता है RBI और बैंक के बीच, एक होता है बैंक और कस्टमर के बीच दोस्तों। RBI और बैंक के बीच जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैंक दर, रेपो दर, MSF, RRR और SDF दोस्तों। ठीक है, यह 5 पॉइंट हो गए जिसमें से 3 पॉइंट हो गए रिजर्व, जिसमें से दोस्तों बैंक रेट, रेपो रेट और मार्जिन स्टैंडिंग फैकल्टी दोस्तों यह हो गया था जिसमें RBI बैंक को पैसा देती है, लेकिन रिजर्व रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैकल्टी में दोस्तों यानी कि STF में बैंक RBI को पैसा देती है। वहीं बात की जाए कि अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बैंक कस्टमर को कौन से इंटरेस्ट रेट पर दोस्तों लोन देती है, आइए जानते हैं। एक होता है दोस्तों आंतरिक बेंचमार्क के आधार पर और दूसरा होता है बाहरी बेंचमार्क के आधार पर दोस्तों। ठीक है, जो आंतरिक बेंचमार्क के आधार पर होता है यह 3 प्रकार होता है और जो बाहरी बेंचमार्क होता है यह 1 प्रकार का होता है। आइए जान लेते हैं। पहले जानते हैं आंतरिक बेंचमार्क के आधार पर दोस्तों। पहला है दोस्तों BPLR जिसे कहते हैं बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट दोस्तों। यह क्या होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग, यह वह इंटरेस्ट रेट होता है जो दोस्तों भारत में 1974 से लेकर जून 2010 तक लागू था दोस्तों। ठीक है, और यह वह न्यूनतम दर था जिस पर बैंक अपने ग्राहक को लोन देती थी। ठीक है, लेकिन इसमें यह था कि
जो कि आपका प्राइम कस्टमर हो गया बैंक का, उसे इंटरेस्ट रेट कम कर दे देती थी, और जो आपका प्राइम कस्टमर नहीं हुआ उसको लोन ज़्यादा यानी महंगे रेट पर देती थी, जिसके चलते इसको हटा दिया गया। इसी के स्थान पर दोस्तों आया बेस रेट। दोस्तों बेस रेट 2010 से 2016 तक रहा, और आपका BPLR है, इसी के स्थान पर दोस्तों बेस रेट आया। दोस्तों क्यों आया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी प्राइम कस्टमर था उसको कम इंटरेस्ट रेट पर, और जो प्राइम कस्टमर नहीं था उसे ज़्यादा पर दे देती थी लोन, जिसके चलते यहाँ पर यह आया दोस्तों बेस रेट। दोस्तों ठीक है, और यह 2016 तक लागू था, और इसमें भी यह बात बोला गया था कि इससे कम रेट पर आपको लोन नहीं देना है। दोस्तों ठीक है, इसकी सिफारिश दोस्तों दीपक मोहंती समिति ने किया था। अब बात कर लेते हैं बेस रेट किस पर आधारित था। तो यह दोस्तों फंड की लागत के आधार पर, और संसाधनों के गैर आवंटित लागत के आधार पर, और रिटर्न और नेट वर्थ के आधार पर दोस्तों इसे मापा जाता था। दोस्तों ठीक है, और यह 2016 तक लागू था। 2016 के बाद दोस्तों आया MCLR, जिसे कहते हैं मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। दोस्तों ठीक है, आइए जानते हैं, यह 2016 से लागू था 2023 तक। दोस्तों ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यह बेस रेट के स्थान पर आया था जैसे कि आप जानते हैं, और इसमें यह भी बात किया गया है कि बैंक इससे नीचे आपको नहीं रख सकती थी। दोस्तों ठीक है, इसके इंटरेस्ट रेट से कम पर लोन नहीं दे पाती थी कस्टमर को। दोस्तों ठीक है, और बात कर रहा था यह किस पर आधारित होती है। तो यह दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड पर आधारित होती है, या निगेटिव कैरी ऑन CRR पर आधारित होती है, या ऑपरेशनल कॉस्ट पर आधारित होती है, या टेन्योर प्रीमियम पर आधारित होती है। जैसे कि मैंने यह 4 पॉइंट आपको बताया है, यह जब भी बढ़ेगा तो बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा देती थी, और जैसे यह कम होता था बैंक दर अपना ब्याज दर कम कर देती थी। इसलिए इसे कहते हैं यह एक प्रकार का लचीला ब्याज दर होता है। दोस्तों ठीक है, उसके बाद यह 3 पॉइंट इसमें लिखाया गया है। उसके बाद होता है बाहरी बेंच मार्क के आधार पर दोस्तों 1 पॉइंट होता है, जिसे कहते हैं EBLR, एक्सटर्नल बेंच मार्क लैंडिंग रेट। दोस्तों ठीक है, यह दोस्तों भारत में 2010 से आया, लेकिन सितंबर 2023 से भारत में लागू हो गया है। दोस्तों ठीक है, इसकी सिफारिश जनक राज समिति ने किया था, और आज जो भी हमें लोन मिलता है एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट के हिसाब से मिलता है। जैसे कि इसमें भी आपको बताया गया किस पर आधारित होता है, यह दोस्तों रेपो रेट पर आधारित होता है। 182 डेज जो ट्रेजरी बिल से आय प्राप्त होता है इस पर आधारित होता है। 91 डेज ट्रेजरी बिल जो होता है जो प्राप्त आय होता है उस पर आधारित होता है। जो भी लोन मिलता है आपका EBLR यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट के हिसाब से ही मिलता है। आज जो आपको होम लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, जो आपका 3 पॉइंट मैंने आपको बताया है, जब इसका बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट, जब भी बढ़ेगा तो आपका बैंक आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, और जब भी इसका पॉइंट घटेगा तो इंटरेस्ट रेट बैंक घटा देती है। दोस्तों ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है आज के क्लास में। कैसा लगा यह वीडियो आप सब दोस्तों को नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।